व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, जो मूल रूप से एक अभिनेता हैं, लेकिन उनके भीतर एक शिक्षाविद भी आरंभ से रहा। और वैसे तो वो एक बहुत ही समर्थ और बहुत ही सकारात्मक अभिनय की अपनी शैली के लिए पहचाने गए। लेकिन महाभारत, जो चोपड़ा साहब की महाभारत थी, जो क्लासिक महाभारत मैं कहूँगा, भारतीय टेलीविज़न ही नहीं विश्व टेलीविज़न के इतिहास में, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका युधिष्ठिर की उन्होंने निभाई। और मैं ये बात आपसे जब कर रहा हूँ तो मैं जब भी उनसे मिला हूँ तो मुझे युधिष्ठिर के व्यक्तित्व की झलक भी उनके भीतर दिखी है। सरलता, सज्जनता, सत्यप्रियता तो वही हमें बताएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सत्यप्रिय नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सरल होगा, जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होगा, वो सत्यप्रिय भी अवश्य होगा। लेकिन इस पर मैं उनसे ज़रूर जानूंगा। वो FTII के भी अध्यक्ष रहे और वर्तमान में हरियाणा की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी जो है दादा लक्ष्मी चंद परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल, यानी ये सिनेमा, अभिनय और इन क्षेत्रों में काम करने वाली लीडिंग यूनिवर्सिटी है, जिसका एब्रीविएशन DLC है। उसके कुलपति के तौर पर वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। और वर्तमान में जो भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, इसकी महापरिषद के एक महत्वपूर्ण विशिष्ट सदस्य के नाते वो भोपाल में रहे। तो आज हमने ये मौका उनसे बातचीत का लपक लिया है। तो सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ गजेंद्र सिंह चौहान जी के पास। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कास्टिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, सिनेमा हो, टेलीविज़न हो, और जिससे चोपड़ा साहब जैसे लीजेंडरी शख्सियत जुड़े हों, राही मासूम रज़ा जिसके पटकथा लेखक हों, तो वहाँ युधिष्ठिर का किरदार चुनने में आपके भीतर भी कहीं कोई युधिष्ठिर देखा होगा चोपड़ा साहब ने, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने? उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए जी। पहले तो मैं शरद भाई आपको नमन करता हूं और बंसल न्यूज़ के तमाम दर्शकों को धन्यवाद मैं सर। नमस्कार। जी और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। जी इसका सिलसिला कुछ ऐसा रहा कि जब ऑडिशंस हो रहे थे तो मैं कृष्ण के रोल के लिए चुना गया था। जी और उस समय नीतीश भारद्वाज जो हैं वो विदुर के रोल के लिए थे। जी लेकिन बाद में डायरेक्टर ने हम दोनों को उस रोल में रखा और 7 बार हमारा ऑडिशन साथ में हुआ। जी और जब फाइनल डिसीजन जिस दिन आया तो उस दिन डायरेक्टर का यही मत था कि नीतीश की आंखों में मुझे कृष्ण की चालाकी, वो जो जी 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 अटखेलापन है वो नज़र आता है, बिल्कुल जबकि सही है गजेंद्र जी। की आंखों में मुझे सत्यता दिखती है। जी तो वो सत्यता देखी और वो मुझे युधिष्ठिर के पात्र के लिए चुना गया। और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और ये जो तारीख है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त 1988 को जी मेरा चयन हुआ था युधिष्ठिर के रोल के लिए। जी और बाकी इतिहास आप सबके सामने है। बिल्कुल गजेंद्र जी, और ये सच्चाई हम आज भी आपके व्यक्तित्व में, आपके किरदार में देखते हैं। सरलता सबसे महत्वपूर्ण है, और जैसा कहा जाता है कि सरल होना ही सबसे कठिन है, लेकिन आप अपनी सरलता के साथ आगे बढ़ते रहे। जाहिर है इसकी कीमत भी आपने चुकाई होगी थोड़ा सा। कई स्ट्रगलर हैं, कई युवा हैं जो सिनेमा में, टेलीविज़न में या मीडिया में अपना सफ़र तय करना चाहते हैं, और उनको पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि सरल मत होना, बहुत चतुर होना, माफ़ कीजिएगा, बल्कि कुछ लोग तो आगे बढ़ के कहते हैं कुटिल होना, कुटिल होके आगे बढ़ना, जहाँ मौका दिखे अपॉर्चुनिस्ट होना। ऐसे युवाओं से आप क्या कहेंगे कि सरलता का मतलब ये नहीं होता? शायद कई बार ऐसा लगता है कि हम पीछे छूट गए, लेकिन कंपनसेशन का, मुआवजे का, ईश्वर का एक नेचुरल पैकेज सिस्टम ज़रूर होता है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल सहमत हूँ और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। देखिए, हम किसी भी CCTV से बच सकते हैं लेकिन परमात्मा के CCTV से नहीं बच सकते। क्या बात है, क्या बात। जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है, मैं हमेशा स्ट्रगल को इस तरह परिभाषित करता हूँ कि स्ट्रगल जो है वो ब्रेड एंड बटर का नहीं है। स्ट्रगल अगर फिल्म में जाने का है तो अपनी पहचान बनाने का है। जी और व्यक्ति की जब पहचान बन जाती है तो उसके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। जी
सरलता के साथ साथ मुझे लगता है संयम भी बहुत महत्वपूर्ण है और सहनशीलता भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। मैं इन 3-4 चीज़ों को मिश्रण करके ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा और मैं जिस फैसले को भी, चाहे वो मेरे खिलाफ हो या मेरे फेवर में हो, मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया। जी। मुझे जो जो आदेश हुआ मैंने उसका पालन करने की कोशिश की है और अपना जितना है 100% उसमें देने की कोशिश की है। एफटीआई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जी। कि 7 महीने तक वो स्ट्राइक चली, लेकिन मैंने 7 महीने तक एक भी बार स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि हमारे जो किसी भी इंस्टीट्यूट का जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ही आगे चल के जब नाम करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का नाम होता है। जो हमारा उस चीज़ों का वहाँ जो सुविधाएं होती हैं उसको उपयोग करना जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं, मैं स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी पे रखता हूँ, स्टूडेंट्स की मांगों को प्रायोरिटी पे रखता हूँ। और आपको एक बात कहना चाहूँगा, आज आपके माध्यम से मौका मिला है। जी। एफटीआई की जब रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट आई और पार्लियामेंट में पेश की गई, तो उसमें आप देख सकते हैं, गूगल पे भी आज वो रिपोर्ट उपलब्ध है। जी। उसमें ये कहा गया है कि गजेंद्र चौहान के टेन्योर में एफटीआई में सबसे बेहतरीन काम हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, बहुत बड़ी मुझे इज्जत बख्शी गई सरकार की तरफ से। और जो भी मैंने एफटीआई में काम किया उसकी बदौलत, तो ये एक उपलब्धि होती है। आप संयम, सहनशीलता, सरलता सब का मिश्रण करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप किसी भी को भी पराजित कर सकते हैं। और आपके काम में जो है अगर संयमता, सहनशीलता या सरलता ये सब चीज़ें रहेंगी तो आपका काम हमेशा उभर के आएगा, आपका काम चमकेगा, आपके काम की तारीफ करेंगे। मुझे आज जो जिम्मेदारी की है, हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे वाइस चांसलर, जो बहुत बड़ा औहदा होता है, उसके लिए लायक समझा और एक एकेडमिशियन के रूप में मैं आज वहाँ काम कर रहा हूँ। ये देश की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो सिनेमा के अंदर डिग्री कोर्सेज चलाती है, वरना सब जगह डिप्लोमास हैं। गवर्नमेंट की पहली यूनिवर्सिटी है जी। जिसमें 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जी। फिल्म एंड टेलीविज़न है, डिज़ाइन है, विजुअल आर्ट्स है एंड आर्किटेक्चर है। जी। ये चारों की चारों विधाएं जो हैं ये सिनेमा से संबंधित हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटी का मुझे चांस दिया गया कि यहाँ आके काम करें और मैंने पहले दिन से जाके वहाँ काम करना शुरू किया। और लोगों का ये कहना है, मैं अपने काम को सराहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों का कहना है कि 1 साल में यहाँ जो उपलब्धि हुई है, पिछले जब से यूनिवर्सिटी बनी है 2014 से, तब तक ऐसा काम कभी हुआ नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरी टर्म ख़त्म होगी, मैं इस यूनिवर्सिटी को नेशनल लेवल पे तो एटलीस्ट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ जो काम हो रहा है आप आइए, देखिए और अगर आपको उचित समझे तो वहाँ एडमिशन लीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने महापरिषद में मुझे नामित किया है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व विख्यात है। और इसके अंदर जो है जो काम हो रहे हैं, केजी सुरेश जी जो वाइस चांसलर हैं, उनका धन्यवाद है, उनको बधाई है कि उन्होंने इन सब चीज़ों का जिम्मा उठाया और आज यूनिवर्सिटी को जो है एक बहुत अच्छे स्तर पे लेकर जा रहे हैं। मुझे अभी मालूम पड़ा कि सिनेमा की कुछ विधाएं यहाँ भी सिखाई जाने का प्रबंध किया गया है। तो मुझे लगता है, मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन किया कि हमारी यूनिवर्सिटी सुपवा जो है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक हरियाणा, और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के बीच कुछ ऐसा एफिलेशन हो, कोई टाई अप हो कि यहाँ के बच्चे वहाँ आएँ और यहाँ के बच्चे वहाँ जाएँ, ताकि वो एक्सचेंज प्रोग्राम हम अगर कर सकें तो मुझे लगता है दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों को, क्योंकि मध्य प्रदेश के बच्चे हों, हरियाणा के बच्चे हों, वो हैं इसी देश के बच्चे, अगली पीढ़ी को हमें आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये अगर टाई अप हो गया और एफिलेशन हो गया तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल। गजेंद्र जी, आपने एक बात बड़ी दिलचस्प कही कि वो रिपोर्ट आज भी देखी जा सकती है। एफटीआई के अध्यक्ष के तौर पर आपके काम को जो अप्रिशिएट किया गया। और आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि 7 महीनों में आपने विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं कहा। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो राजनीति के हों या अराजनीति के हों, लेकिन संस्थाओं को जब विचारों से जोड़कर कहीं ना कहीं टैग करके उनके राजनीतिक दुरुपयोग की कोशिश होती है तो चिंता होती है। गजेंद्र सिंह चौहान एक अभिनेता हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नहीं हैं। आप इस तरह से संस्थाओं को जब किसी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत गलत होता है। भारत भवन यहाँ का जो रहा उसके साथ भी ये चीज़ हुई, FTII के साथ भी ये चीज़ हुई। क्या आप अपील करते हैं देश के उन बुद्धिजीवियों से और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कि आप हमारे सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को, विश्वविद्यालयों को, कला केंद्रों को आप विचारों से न जोड़ें? विचारों का स्वागत ये 5000 साल पुराना सनातन परंपरा आरंभ से करती रही है और करती रहेगी। जी, विचारधारा जो है वो एक किसी भी व्यक्ति की निजी सोच होती है जी, उसे राजनीतिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे किसी भी तरह किसी भी संस्था से जोड़ना मुझे लगता गलत है जी, और आपने जो कह दी बात कि सभी बुद्धिजीवन से मेरा भी ये निवेदन रहेगा कि इस तरह की विचारधाराएं जो है वो उन इंस्टीट्यूट्स के बाहर रखिए ताकि उन इंस्टीट्यूट में जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो किसी गलत रास्ते पर ना निकल जाए। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वही लोग काम करते हैं जो नकारात्मक सोच के व्यक्ति बिल्कुल होते हैं। सही कह रहे हैं। अगर आप जीवन में सकारात्मक अपने जीवन का, अपनी सोच का एक हिस्सा बना लें तो मुझे लगता है शायद आप उस तरफ जाएंगे भी नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से, और ये वाकई में बहुत अच्छी बात आपने कही कि तमाम राजनीतिक लोगों को जो है इंस्टीट्यूट, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं विशेष तौर पे, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी सोच या विचारधारा को हूँ तो वो विचारधारा मेरी निजी है, मेरी अपनी सोच में है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं उसे वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर लागू करूँ, क्योंकि शिक्षा में राजनीति का कोई स्थान नहीं है, सांस्कृतिक विषयों में राजनीति का कोई स्थान नहीं है। तो इन चीज़ों को हमेशा शिक्षा से दूर रखना चाहिए, वरना हम जिस सोच के लिए लोग लेकर चल रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी इस देश का भविष्य होगी, उसमें कहीं ना कहीं हम गलत साबित होंगे। जी, इसलिए शिक्षा संस्थानों को इस सोच से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल। कंक्लूड करूंगा एक दो सवालों के साथ। मुझे सुरेंद्र पाल जी, जिन्होंने द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था, मुझे याद आता है, और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा कि महाभारत की पटकथा लिखने वाले राही मासूम रजा थे, जिनका किरदार, जिनकी शख्सियत और जिनके नॉवेल्स और जिनका साहित्य रचना हम सबके जहन में है। मुझे याद आता है सुरेंद्र पाल साहब ने द्रोणाचार्य के किरदार में रुचि नहीं दिखाई थी तो वो नाराज़ हो गए थे, ऐसा खुद सुरेंद्र पाल साहब ने एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा, राही मासूम रजा ने कहा, वो कमांडर इन चीफ था, वो कौरवों की बात करें अगर तो, और तुम उस किरदार को समझ नहीं रहे हो, कितना बड़ा किरदार है, समझो पहले उस किरदार को। किस तरह से आप देखते हैं, आज ये भी हम देखते हैं कि लोग कई बार नफरत फैलाने के लिए जाति समूहों में बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपका, हमारा, हम सब का जो सिनेमा जगत है, ख़ासतौर से मुंबई का सिनेमा उद्योग, ये अपने आप में एक मिसाल है जो बिना उपदेश दिए इस तहजीब को लेकर आगे बढ़ता रहा है। जी, देखिए, हम सब किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के वासी हैं, और हम सब का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि ये भारत आगे कैसे बढ़े, ये भारत आने वाले समय में विश्व गुरु कैसे कहलाए। तो ये बहुत निजी तौर पे मैं किसी भी कलाकार के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, ना उसके किसी वक्तव्य पे कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि राही साहब जो है अक्सर ये कहा करते थे कि मैं पंडित राही मासूम रजा हूँ और मैंने इंडियन माइथोलॉजी में PhD की है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और क्या सोच हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री जो है नेशनल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, जब रोजे चलते हैं मुस्लिम भाइयों के जी, तो वहाँ हर सेट के ऊपर शाम को रोज़ा इफ्तारी होती है, चाहे प्रोड्यूसर हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन इफ्तारी हर सेट के ऊपर चलती है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और सिर्फ रोज़ा उन्हीं का नहीं होता कि जो मुस्लिम भाई है, बल्कि उन सब का होता है जो उस यूनिट के सदस्य हैं। क्या बात है। इसलिए जिस तरह से फिल्म में हर धर्म के लोगों का योगदान होता है और हमारा उद्देश्य होता है कि अच्छी फिल्म कैसे बने, मुझे लगता है भारत में भारतवासियों को इसे सीख लेनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें और ये सोचें कि ये देश, ये भारत अच्छा कैसे बने, ये आगे कैसे बढ़े। इसके सिवाय इसका कोई रास्ता दूसरा मुझे नजर नहीं आता। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आप एक बहुत इमिनेंट इंस्टीट्यूशन से बतौर
वाइस चांसलर जुड़े हैं। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म जी। सिनेमा जगत, कलाकार, जी। टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स का एक बहुत बड़ा मंच बना है और इंटरनेशनल लेवल की ग्लोबली जो बड़े प्लेयर हैं वो नेटफ्लिक्स से, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो से वो जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप जहाँ से जुड़े हैं, भारतीय संस्कृति पर केंद्रित बहुत ऑथेंटिक पटकथाएं, ये चीज़ें लाने का भी हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये सब हमें वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाना होगा और सेलेबल भी हो वो, जिससे उसको पसंद भी किया जाए, ये एलिमेंट भी होना चाहिए। इसके लिए आपको लगता है देश भर में जितने विजुअल मीडिया कलाधर्मी संस्थान हैं उनको बहुत कोशिश करनी चाहिए इसके लिए और गवर्नमेंट को भी प्रोटेक्शन देना चाहिए? जी देखिए, मुझे इस विषय पे ऐसा लगता है कि मैं सवाल दोबारा सुनना चाहूँगा आपका। सर, जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, आज यहाँ पर गालियों की बौछार भी है और बहुत कुछ कंटेंट ऐसा है जिसको हम भारत के लिए उचित नहीं मानते हैं, लेकिन एक आज़ादी है, उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम रामायण महाभारत जैसे क्लासिक और बहुत ही बढ़िया भारतीय विधा में रचे बसे हुए प्रेमचंद की कहानियाँ, निराला जी, दिनकर जी कुछ सेलेबल तरीके से लेकर आते हैं और इसके लिए ट्रेनिंग देते हैं अपने यंगस्टर्स को, तो मुझे लगता है एक अच्छी चीज हो सकती है। जी देखिए, कौन कहता है कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं चलती, नहीं बिकती। B.R. चोपड़ा साहब ने ज़िंदगी में 32 फिल्में बनाई और हर फिल्म में एक संदेश होता था और 32 की 32 सुपर हिट है उनकी। उसके बाद उन्होंने महाभारत बनाई, पॉजिटिविटी के साथ बनाई। मैं वही डिफरेंस कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है नकारात्मक होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये जो OTT प्लेटफॉर्म चल रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म आज सिनेमा के चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनका मूल्य अपने आप कम हो जाएगा। या तो टेक्निक बदल जाएगी या इनको अपनी सोच बदलनी होगी। और जितने इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मुझे लगता है उसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, चाहे वाइस चांसलर हो या चेयरमैन हो, उसका भी ये दायित्व बनता है कि अपने बच्चों के बीच जो डिग्री फिल्में बनती हैं, डिग्री कोर्स, मेरे यूनिवर्सिटी में मैं हर डिग्री को, हर फिल्म को जो है उस मापदंड पे तोलता हूँ कि ये कहीं नकारात्मक की सोच की तरफ तो नहीं जा रही जी। तो ऐसे ही मैंने लागू किया था FTI में भी, लेकिन वहाँ भी कुछ नकारात्मक सोच के बच्चे होते हैं, कुछ फैकल्टी होती है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है उस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट की कि वो जो है ऐसी चीज़ें बाहर ना आने दें, ना निकलने दें। और जब भी उनकी स्क्रिप्टिंग होती है उस पर थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए कि कहीं हम नकारात्मक सोच की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आज हैं, बड़ी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो जब तक आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी या हेड ऑफ द कंट्री या हेड ऑफ द स्टेट, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इन सब के ऊपर कि नज़र रखी जाए और गलत चीज़ों को आगे बढ़ावा ना मिल सके, ताकि ये जब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो वो गलत चीज़ें लेकर आएगी मार्केट में। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सनातन के साथ जो अच्छी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए बाहर। मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूँ यहाँ की सरकार से, और मैंने माने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि रामायण, महाभारत, गीता उपदेश, विष्णु पुराण, जितने भी ये विषय हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे स्कूलों में पाठ्यक्रम में होना चाहिए। जब पीढ़ी तैयार हो रही है तो उसका ध्यान वहीं से इन चीज़ों की तरफ जाए। क्योंकि देखिए, माननीय मोदी जी ने भी कहा था और मेरी भी सोच ऐसी है कि गुरु तो द्रोणाचार्य थे, शिष्य भी दो थे, एक युधिष्ठिर था, एक दुर्योधन बन गया जी। एक युधिष्ठिर बन गया और शिष्य एक ही गुरु के हैं जी, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। सही कह रहे हैं। तो सोच को कंट्रोल करना, उस नीचे की पीढ़ी को की सोच को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, वरना हम बहुत कुछ खो बैठेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए नीचे वाली पीढ़ी को इन चीज़ों को पाठ्यक्रम में लाएं ताकि बच्चों को वहीं से ज्ञान मिलना शुरू हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि हम बार बार 5 साल के बाद महाभारत रिपीट करें, रामायण रिपीट करें और अगली जनरेशन को बताएं। अगर आप पाठ्यक्रम में डाल देंगे तो मुझे लगता है कि जब तक स्कूल से बच्चा बाहर निकलेगा, कॉलेज की तरफ जाएगा, तो वो बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस मुल्क में महाभारत जैसी अद्भुत सीरियल के टेलीविज़न पर, जिसके पटकथा लेखक राही मासूम रज़ा जो मुस्लिम हैं, जब वो ये कहते हैं कि मेरा नाम पंडित राही मासूम रज़ा है, वहाँ रामायण और महाभारत और भी जो धर्म हमारे ग्रंथ हैं,
सनातन परंपरा के भी, और क्योंकि सभी रिलीजन का मूल सार एक ही है, वहाँ तो ये पहल ज़रूर होनी चाहिए। गजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी सरलता, आपके व्यक्तित्व का ये जो एलिमेंट है, ईश्वर आपको बहुत सफल करे, कामयाब करे। एक वाइस चांसलर, एक कुल गुरु के तौर पर आप और बेहतरीन विद्यार्थियों को निकालें, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। और आपकी अब शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और मैं आप मध्य प्रदेश जी वासियों को बंसल न्यूज़ की तरफ से और बंसल न्यूज़ के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सर। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी आने वाले समय में और फले फूले बड़ी हो और लोगों तक अपना जो सकारात्मक सोच है वो आगे बढ़ाए। मैं यही कह सकता हूँ, महाभारत की भाषा में कहूँ तो बंसल न्यूज़ यशस्वी भव, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी यशस्वी भव जी, और मध्य प्रदेश यशस्वी भव। वाह वाह, बिल्कुल। और हम आपसे आशीर्वाद के तौर पर इसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर से आशीर्वाद लेना यानी सत्य निष्ठा से आशीर्वाद लेना है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बने रहिए बहुत बहुत बंसल धन्यवाद। न्यूज़ पर, धन्यवाद। क्योंकि खबरों का क्रम लगातार जारी है, सिलसिला जारी है। आपने मुलाकात की अभी महाभारत जैसे चर्चित धारावाहिक में युधिष्ठिर का एक बहुत सधा हुआ किरदार निभाने वाले, और वर्तमान में हरियाणा के एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय से बतौर कुल गुरु यानी कुलपति जुड़े हुए गजेंद्र सिंह चौहान साहब से। नमस्कार।